अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट डॉक्टर कपूर चंचला। और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो हेल्थ फॉर ऑल ऑन योर ऑन मीडिया फोकस चैनल। सबसे पहले तो अपने नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और इतने अच्छे फीडबैक्स देने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। आज हम बात करेंगे दिमाग के हवाले से फैलती हुई बीमारियों के बारे में। आजकल आपने सुना होगा कि दिमाग से रिलेटेड बीमारियां भी काफ़ी कॉमन हो चुकी हैं। तो आज हम आपको बताएंगे फालिज के बारे में। फालिज यानी कि स्ट्रोक। जी कपूर। फालिज क्या है? फालिज आम ज़मानों में लोग उसे कहते हैं कि या तो एक साइड आपका काम करना छोड़ देता है या जिस्म में कमज़ोरी आ जाती है, हाथ-पाँव में या बोलने में कमज़ोरी का आ जाना। बेसिकली फालिज इंग्लिश में स्ट्रोक है और स्ट्रोक जो है वो 2 किस्म की होती है। एक जो स्ट्रोक होता है जो बहुत कॉमनली हर किसी में होता है, तकरीबन 80% केसेस के अंदर स्ट्रोक जो है वो किसी क्लॉट के फँस जाने की वजह से होता है, जी जिसको हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। जी मतलब कोई भी ब्लड क्लॉट, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग के नसों के अंदर फँस जाए और फिर वो आपको स्ट्रोक करवा दे, तो जी ये हो जाएगा इस्केमिक स्ट्रोक। दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। जी हेमरेजिक स्ट्रोक इतने ज़्यादा लोगों में कॉमन नहीं है, जी 20% लोगों में होता है और इसके अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। आपकी दिमाग की रगें इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है कि उस जगह से ब्लीडिंग हो जाए या आपकी दिमाग की रगों की जो इलास्टिसिटी होती है वो इतनी ज़्यादा कम हो जाए कि वहाँ पर एक स्वेलिंग आ जाए और फिर वो रग फट जाए या दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से भी वो रग आपकी फट सकती है और फिर इंटरनली दिमाग के अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है। जी। अच्छा, हमने आपको बताया कि फ़ालिज क्या है और उसकी क्या वजूहात है। मेन हमने आपको 2 चीज़ें बता दी कि ये किस वजह से हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये कॉज़ेज़ इसकी क्या हैं और सिम्पटम्स से बात करेंगे कि जो मरीज़ है और उसके आस-पास के देखने वाले लोग हैं, वो इस चीज़ को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं और इसके इलाज के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉज़ेज़ पे कि ये होता किस वजह से है। तो जहाँ तक हमारे देखने में आया है, जो हम आजकल हम मरीज़ देख रहे होते हैं, तो सबसे कॉमन जो आजकल चीज़ हमारे देखने में आती है, वो है हाई ब्लड प्रेशर। जी, बिल्कुल डॉक्टर इकरा आपने बिल्कुल ठीक कहा। सबसे मेन कॉमन जो कॉज़ है वो ब्लड प्रेशर का शूट होना होता है। अचानक से ब्लड प्रेशर आपका शूट हुआ और आपको एक जगह पे वो जो आपकी रग होती है वो नैरो हो जाती है और वहाँ पर स्ट्रोक हो गया। वहाँ पर ब्लड सप्लाई जो है खून की रवानगी दिमाग के सेल्स के अंदर कम हो गई। कम हो और दिमाग की एक ख़ासियत ये होती है कि दिमाग के सेल्स अगर एक दफ़ा उनको खून मिलना बंद हो जाए, तो वो डेथ हो जाती है उनकी और वो दोबारा कभी भी जी, रीजनरेट नहीं यानी होते। उन सेल्स की जान खत्म हो जाती है और दोबारा खून पहुँचने पे वो दोबारा काम करना स्टार्ट नहीं कर सकते। जी, हमारी जो स्किन है, जिगर है, ये तो दोबारा रीजनरेट हो जाते जी, हैं, लेकिन ब्रेन के सेल्स अगर एक दफ़ा काम करना छोड़ दें, तो वो कभी भी रीजनरेट नहीं हो सकते। तो हमेशा हमें चाहिए कि ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ब्रेन की जो खून की रवानगी है, हुँ, वो ब्रेन में सही रहनी चाहिए। तो हमने पहले बता दिया कि हाई ब्लड प्रेशर, जो कि आम रूटीन जी, मतलब कॉज़ है, पाकिस्तान में तो सभी को नॉर्मली हाई ब्लड जी, प्रेशर की बिल्कुल। शिकायत है। सेकंड हमारे पास है शुगर। जी, डायबिटीज़ पे बात कर लेते हैं। डायबिटीज़ जो कि एक बहुत कॉमन बीमारी है। डायबिटीज़ में अक्सर होता क्या है कि जो जिस्म की जो शरियानें होती हैं, वो बहुत बारीक हो जाती हैं। चाहे वो दिमाग में हो, चाहे वो जिस्म के किसी और हिस्से में हो, चाहे वो आपके दिल में हो, जिगर में हो या आपके गुर्दों में हो। जब शरियानें तंग हो जाती हैं, तो उसमें खून का बहाव वैसे ही कम हो जाता है और आगे खून जाने की जो जगह होती है, वो रास्ता वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वज़ह से इस्कीमिया क्रिएट होता है। जिस हम मेडिकल टर्म में उसको इस्कीमिया कहते हैं कि ब्रेन के जो सेल्स हैं, जो आपके दिमाग के जो सेल्स हैं, उसमें खून की कमी हो जाती है। इस्कीमिया अगर दिल में हो तो वो हार्ट अटैक करवाता है जी, और यही इस्कीमिया अगर ब्रेन में हो तो वो स्ट्रोक करवाता है। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों ही हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। जी, कोलेस्ट्रॉल हाई होने से सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता या हार्ट अटैक नहीं आता बल्कि स्ट्रोक भी होता है। तो हमें हमेशा चाहिए कि हम जो है वो फ़ास्ट फूड्स कम खाएँ। जी, क्योंकि ज़ाहिर है राइट। फ़ास्ट फूड की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ फ़ास्ट जाता है। फूड हो गए, चिकनाई वाली चीज़ें हो गई। आप एक सर्टेन एज लिमिट होती है जिसमें आपने ये घी से बनी हुई चीज़ें, तेल से बनी हुई अशिया और जंक फूड जो होते हैं, ये सब आपने अपनी
वैसे ही बचपन से ही चाहिए कि आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कम रखें, लेकिन एक सर्टेन एज क्रॉस करने के बाद आपको इन चीज़ों पे वाक़ई एक लिमिट लगा देनी चाहिए कि आपने अपने ऊपर एक लिमिट लगानी कि इससे ज़्यादा आपने ये चीज़ें नहीं खानी है। दूसरा ये कि जो लोग एक्सरसाइज़ नहीं करते, खा तो रहे होते हैं फुल मिकदार में, लेकिन एक्सरसाइज़ करने के लिए उनको जो है वो दिल ही नहीं करता है। बस जब आप इतना ज़्यादा खाएँगे तो वैसे ही आपका मूड नहीं करेगा, खाने के बाद आप वैसे ही बैठ जाएँगे। तो आप अपनी जब डाइट के अंदर हेल्दी चीज़ें ऐड करेंगे, अच्छा खाना खाएँगे तो आपको वैसे ही चलने-फिरने का दिल करेगा, वैसे ही आप एक्टिव रहेंगे। आप इस तरीके की चीज़ें खाएँगे तो वैसे ही आपका मूड ही नहीं करेगा इतना भारी खाना खा के कि आप चलें या आपका बाहर वॉक-वॉक करने का भी दिल नहीं करेगा। तो जिसकी वज़ह से मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आपकी एक्सरसाइज़ ना करने की वज़ह से भी ये आपकी शरियानों में ब्लॉकेजेज़ और ये कोलेस्ट्रॉल का जम जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि डॉक्टर इकरा, अगर हम लोग घर पे बेड के ऊपर बिस्तर पे सारा दिन पड़े रहेंगे या चेयर पे बैठ के बस काम करते रहेंगे, तो खून की रवानगी नहीं हो रही, और खून की रवानगी नहीं होगी तो खून जमना शुरू हो जाएगा, और जमे हुए खून को ही हम क्लॉट कह रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज में रहें, वॉक करें, ताकि, और उसके अलावा वज़न भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। वज़न बढ़ेगा तो ज़ाहिर है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हो जाएँगे, फिर वो आपके दिमाग के शरीयानों में जा अच्छा सकते डॉक्टर हैं। कपूर, आपने कभी देखा होगा, मुझे जहाँ तक मैं देखती हूँ, मुझे देखने में आता है कि कुछ लोग जो है, ज़्यादातर लोग जो है वो मोटापे को एक समझते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। जितना बंदा मोटा-ताज़ा सेहतमंद दिखाए, सेहत तो ख़ैर हमें पता होता है, वो आपके सिर्फ़ डॉक्टर को पता होता है कि कौन सेहतमंद है, कौन नहीं है। मोटे-ताज़े लोगों को समझा जाता है, कंसीडर ये किया जाता है कि वो सेहतमंद है, जबकि ऐसा नहीं होता है। मोटे लोग बीमार होते हैं, वो सेहतमंद नहीं होते। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मोटापा सबसे ज़्यादा बीमारियाँ करवाने का एक कॉज़ है। आपको ब्लड प्रेशर मोटापे की वजह से होता है, आपको शुगर मोटापे की जी। वजह से होता है, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, प्रेगनेंसीज़ में इश्यूज़ आते हैं, आपका क्या नाम है, ये स्ट्रोक, आपको हार्ट अटैक, ये सारी चीज़ें मोटापे की वजह से होता है। तो वज़न मेंटेन करना, हेल्दी डाइट में और क्या नाम है, मोटापे में फ़र्क होता है। जी। आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, खाना अच्छा खाना चाहिए, ना कि ज़्यादा खाना चाहिए। इसका बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपना बीएमआई कैलकुलेट करें। जी, बॉडी बिल्कुल। मास इंडेक्स आप कैलकुलेट करें, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका मोटापा जो है वो आपके लिए हेल्दी है या वो सिर्फ़ एक मोटापा आपको किसी बीमारी की तरफ लेके जा रहा है। हम बात करते हैं कुछ और कॉज़ेज़ की, जो ज़्यादातर बात नहीं की जाती है, जो हमें कॉज़ करवाती हैं ये स्ट्रोक या जो फ़ालिज की बीमारी है, उसमें कुछ एडिक्शंस आ जाती हैं। कुछ लोग सिगरेट पीने के आदी होते हैं, नशा-आवर ड्रग्स इस्तेमाल करने के आदी होते हैं। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर कपूर, इसका कोई रोल है? जी, बिल्कुल है। अगर किसी को स्मोकिंग कोई करते हैं, तो स्मोकिंग से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता भी है, और उसके रीज़न क्या होता है, क्योंकि स्मोकिंग के अंदर, जो सिगरेट के अंदर निकोटीन होता है। जी। निकोटीन आपकी जो रगें होती हैं, दिमाग की नसें होती हैं, उनको नैरो बना देता है, उनको छोटा कर जी, देता है, और जी। फिर चांस ज़्यादा होता है कि वहाँ का ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाए। उसी तरीके से हमारे पास शराब है, उसी तरीके से बड़ी-बड़ी जो ड्रग्स होती हैं, कोकेन है, और भी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों से स्ट्रोक का खतरा रहता है। तभी तो अल्लाह ताला ने हमारे मज़हब में एक ये बहुत अच्छी चीज़ रखी कि ये सारी नशावर जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे मज़हब में मुसलमानों पे हराम है। इसी वजह से, ताकि हम इन बीमारियों से महफूज़ रख सकें। अल्लाह ने हमें जिन भी चीज़ों से रोका है, ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है, इन सारी चीज़ों से हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। इसके साथ-साथ मैं बात करना चाहूँगी, कुछ हार्मोनल थेरेपीज़ होती है। जैसे आजकल बहुत कॉमन है, लेडीज़ जो हैं वो बर्थ कंट्रोल पिल्स ले लेती हैं, इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं। उसके अलावा 40s के बाद फीमेल्स जो हैं वो हार्मोनल थेरेपीज़ ले लेती हैं बहुत ईज़िली। स्टेरॉइड्स का लोग इस्तेमाल करते हैं मोटा होने के लिए स्पेशली। जो स्पेशली अफ़राद जो जिम जाते हैं और बॉडी बनाना चाह रहे होते हैं, उनमें बहुत देखने में आया है कि वो स्टेरॉइड्स काफ़ी मिकदार में यूज़ कर रहे होते हैं। हाँ, उनको ये होता है कि स्टेरॉइड आपको जल्द से जल्द मोटा कर देता है और आप एक बॉडी बना लेते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रोक करवाती है। और इसके अलावा मैं ये भी बात करना चाहूँगी कि दिल से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ हो गई, उसके अलावा एंडोकार्डाइटिस, कार्डियोमायोपैथी, इस तरीके की दिल से रिलेटेड बीमारियाँ, जो इसमें दिल आपका कमज़ोर हो जाता है या दिल की धड़कनें इतनी तेज़ धड़कने लगती है कि वो आपके खून के अंदर खून को जमा के क्लॉट्स बना देता है, और फिर वही क्लॉट्स आपके दिमाग में जाके स्ट्रोक करवा देता है। ये रही कॉजेज़ की बात। अब हम करते हैं कि इसके अलामात क्या होते हैं। इसके कुछ 5 अलामात हैं जो हम जिस पे बात कर सकते हैं। सबसे पहले जो अलामात है वो है, अगर किसी को स्ट्रोक हो रहा है, जो साइन्स आपको नज़र आएँगे उसमें मुँह, हाथ और पाँव, उसकी कमज़ोरी या उसमें सुनपन आ जाएगा।
सबसे पहले तो ये कि पेशेंट सबसे पहले क्या खुद फ़ील कर सकते हैं, तो नमनेस यानी सुन्न होना, हाथ-पैरों का सुन्न होना, ये सबसे मोस्ट कॉमन जो पेशेंट खुद से फ़ील कर सकते या हैं। फिर उसकी कमज़ोरी, उसके हाथ ऊपर हुँ। नहीं जा रहे, पाँव ऊपर पावर नहीं। कम हो जाना, अगर आपको एक साइड पे स्ट्रोक आ रहा है तो आप अपने हाथ खुद कंपेयर करके देख सकते हैं कि आपके हाथों की पावर कैसी है, जो भी नॉर्मल हाथ है उससे आप हमेशा कंपेयर करके देख सकते हैं। सेकंड हमारे पास है, हमारी जो बिनाई है वो कमज़ोर हो जाती है, या तो हमें दो-दो नज़र आने लगता है या ब्लर हो जाते हैं। इस तरीके की हमारी बिनाई के साथ मसले होने लगते हैं। फिर हम बात करने में हकलाने लगते हैं, स्लरिंग ऑफ स्पीच हो जाती है। हमें लोगों की बातें समझ नहीं आ रही होती, हम लोगों को अपनी बातें समझा नहीं पा रहे होते, जी, जो बहुत ज़्यादा जी। कन्फ्यूज़ फ़ील कर रहे होते हैं। इस तरीके हुँ। की अगर आपको कैफ़ियत महसूस हो, तो ये स्ट्रोक की एक अलामात है। अच्छा, एक और सिम्पटम की हम बात करते हैं, अक्सर लोगों में देखा गया है कि वो अपना कोऑर्डिनेशन से जो है वो थोड़ा-सा हट जाते हैं, जैसे सीधे चलने में उनको परेशानी का सामना होता है, पैर लड़खड़ाता है, थोड़ा-सा गेट आ जाता है टाँग में। दूसरा हेडेक काफ़ी लोगों में नोट किया जाता है कि लोगों को हेडेक भी होता है जिस वक़्त स्ट्रोक होता है। ये हमने बात कर ली ऐसे फ़ालिज के बारे में जिसके अंदर के खून जम जाता है। अब हम बात करते हैं उस फ़ालिज के बारे में जिसके अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, जिसको दूसरे लफ्ज़ में हेमरेजिक स्ट्रोक भी कहा जाता है। उसके अंदर कमोबेश जो अलामात होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उसमें आपके सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, ब्लीडिंग की वज़ह से आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा होता है, जिसे मेंटेन करना आपको बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और उसके अलावा उसमें मतली, उल्टियाँ इस तरीके की भी अलामात हो रहे होते हैं। तो हम फिर जाते हैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाके कुछ टेस्ट करवाने होते हैं। जो सबसे पहले टेस्ट होता है वो सिटी स्कैन होता है जो हर कोई करवाता है आपका। सिटी स्कैन के बाद हमारे पास एमआरआई मौजूद है जो और तफ़सील से बता देता है कि कितने आपको फ़ालिज किस मियार तक है, कहाँ पर हुआ है, किस जगह पे हुआ है। और इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जिसको कहते हैं ब्रेन एंजियोग्राफी, जो आपकी रगों को क्या नाम है दिमाग के टेस्ट। शरीयानों का। दिमाग की शरीयानों की बेसिकली वो टेस्ट होता है देखने के लिए कि किस जगह पे ब्लॉकेज हुआ है। जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये है टेस्ट, लेकिन ये टेस्ट आपने खुद नहीं करवाने, आपने लाज़मी किसी न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, उनके पास जाना है और वो जो भी आपको टेस्ट रिकमेंड करे वही टेस्ट करवाना है आप लोगों को। जी, आइए बिल्कुल। डॉक्टर इकरा, अब हम बात करते हैं इनके कुछ जो साइन्स होते हैं, जिन्हें हम फ़ास्ट FAST इससे याद रखते हैं। जी, फ़ास्ट FAST ये आपको याद रखना है जिससे आप फ़ालिज के साइन एंड सिम्पटम्स को जज कर सकते हैं। फ़ास्ट में सबसे पहले आ जाता है फेस। आपको जो मरीज़ है जिसको फ़ालिज हुआ है आप सबसे पहले फेस को देखेंगे कि बाज़ दफ़ा आप देखने में आता है कि मरीज़ का मुँह सीधी या उल्टी साइड पे डेविएट कर जाता है यानी मुँह टेढ़ा हो जाना जिसको हम कहते हैं। A फॉर आर्म आपने सबसे पहले देखना है कि मरीज़ के हाथों में कोई कमज़ोरी तो नहीं आई है। उसके बाद आता है S यानी कि स्लरिंग ऑफ स्पीच मरीज़ का तुतलाना या हकलाना ये इस चीज़ में आ जाता है। लास्ट आता है टाइम, आपको सबसे पहले ये नोट करना है जो भी मरीज़ अगर खुद ये बात देख सकें या उनके इर्द-गिर्द के जो लोग हैं वो ये इस बात को नोट कर सकें कि ये सारे जो सिम्पटम्स आना स्टार्ट हुए हैं उसका टाइम क्या था। आज सुबह से, कल रात से, 2 दिन पहले से, 2 महीने पहले से ये सारी चीज़ें क्या करती हैं आपको कंसल्टेंट को हिस्ट्री प्रेज़ेंट करने में आपको हेल्प करती है जिससे आपका जो कंसल्टेंट है, जो न्यूरोलॉजिस्ट है, जो डॉक्टर है उनको आसानी होती है मज़ीद आगे आपको इलाज जो है वो फ़र्दर रिकमेंड करने के लिए। जी, डॉक्टर इकरा, यहाँ पर मैं मज़ीद एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपको सीधे हाथ का फ़ालिज हो रहा है, तो इसका मतलब है आपके उल्टे साइड का ब्रेन की जी। इन्वॉल्वमेंट है। और अगर आपको उल्टे साइड का फ़ालिज हो रहा है, तो आपके सीधे साइड का जो ब्रेन होता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि हमारे अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो ऑर्गन्स हैं, उनको इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है कि हमारे सीधे हाथ का ब्रेन हमारे उल्टे साइड की बॉडी को कंट्रोल जी। कर रहा होता है और जो उल्टे साइड का ब्रेन है वो हमारे सीधे साइड की बॉडी को कंट्रोल कर रहा जी, होता है। बिल्कुल। ज़्यादातर देखने में यही मिलता है कि उनको हेमीप्लेजिया होता है। हेमीप्लेजिया का मतलब होता है एक तरफ वीकनेस हो जाती है। लेकिन ये कमज़ोरी ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरफ हो। हाथ-पाँव दोनों की इन्वॉल्वमेंट हो। हो सकता है कि ये खाली हाथ की इन्वॉल्वमेंट हो या ये भी हो सकता है कि खाली पाँव की इन्वॉल्वमेंट हो या कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि खाली पेशेंट हकलाने लगते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनको कितनी ज़्यादा शिद्दत मतलब स्ट्रोक की जो शिद्दत है, फ़ालिज की जो शिद्दत है वो कितनी ज़्यादा है। अच्छा इसके बारे में हमने काफ़ी स्ट्रोक से रिलेटेड, फ़ालिज के रिलेटेड हमने बात की है। अब हम थोड़े-से डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आपको बताते हैं कि फ़ालिज के बाद जो माज़ूरी हो जाती है,
तो उस माजूरी को आप बाकी बीमारियों की माजूरी से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? क्योंकि माजूरी सिर्फ फालिज से नहीं, बहुत सारी ऐसी दूसरी बीमारी जिसकी वजह से होती हैं, जैसे कि पोलियो से भी लोगों की टांगें मुतासर हो जाती हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोगों को अल्लाह ना करे किसी हादसे के बाद, किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद कोई ऐसी इंजरी हो जाना जिसकी वजह से इंसान कम्प्लीटली माजूर हो सकते हैं, या कोई जिस्म का कोई एक हिस्सा माजूर हो सकता है, या सर पे किसी किस्म की चोट लग जाना जिसकी वजह से आपके जिस्म का कोई हिस्सा माजूर हो सकता है। दूसरा ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, कि आपके सर के पीछे आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, वहाँ पे किसी इंजरी का हो जाना, या बचपन में जैसे बच्चे कभी कोई खेल होते हैं, कोई गिर जाते हैं, जो इस किस्म की चोटें वगैरह लग जाती हैं जिसकी वजह से कोई माजूरी हो जाती है। तो ये वाली चीज़ें फालिज की माजूरियों से ये अलग एक बीमारी है। डॉक्टर इकराम, मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि फालिज हमेशा सबसे अचानक से नहीं होता, उससे जी। पहले एक स्टेज होता है जिसे हम ट्रांजिएंट स्टेज कहते हैं, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, अटैक जिसका मतलब ये होता है, ये आपको बता रहा होता है कि स्ट्रोक आगे चल के होने वाला है। ये एक माइनर फालिज कहलाता है, जिसमें हम कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ पेशेंट को कोई कमजोरी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, या ये थोड़े टाइम में रिकवर हो जाता है, जी, ऑलमोस्ट 24 5 आवर्स मिनट में। के लिए ये होता है, 5 से 10 मिनट के अंदर पेशेंट सही हो जाता है। उसको 5 से 10 मिनट के लिए कमज़ोरी महसूस होती है, फिर वो बिल्कुल रिकवर कर जाता है। अगर इस तरीके की किसी भी साइन या सिम्पटम्स आपको नज़र आए, आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है, फ़ौरन न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, उनसे रिव्यू करना है, क्योंकि गाइड हमेशा न्यूरोलॉजिस्ट सही करेगा आपको फालिज के बारे में। अच्छा, अब थोड़ी-सी हम ट्रीटमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं कि जब आपके किसी मरीज़ को, या अल्लाह ना करे किसी इंसान को ये फालिज का अटैक आ गया, तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है और हमारी पहली तदबीर क्या होगी? सबसे पहले बात रही तो हम बात करेंगे उन फालिज के बारे में जिसके अंदर क्लॉट्स होते हैं। अगर 3 घंटे के अंदर-अंदर हमें पता चल जाए कि हाँ, इसको क्या नाम है, फालिज हुआ है और किस किस्म का फालिज हुआ है, तो हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में हम उनको ऐसी दवाइयाँ देंगे जो खून पतला कर देती है, लेकिन वहीं पे अगर ये ब्लीडिंग वाला फालिज है, यानी कि हेमरेजिक स्ट्रोक। जी, हेमरेजिक स्ट्रोक है, तो वहाँ पर हम खून पतला करने की दवाई बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें अगर हम देंगे तो वो मज़ीद ब्लीडिंग करवाएगा। तो अगर आपको ब्लीडिंग वाला फालिज हो रहा है, तो उसकी आप सर्जरी करते हो, और सर्जरी करके आप उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हो। लेकिन अगर आपको इस्केमिक स्ट्रोक या क्लॉट वाला फालिज हो रहा है, तो फिर वहाँ पर आप खून पतला करने की दवाइयाँ दे सकते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा अगर शूट हुआ है तो आप उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम बाद जो ब्लड फ्लो है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो सही होने लगेगा। और इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी सर्जरीज़ भी मौजूद है। आजकल एंजियोग्राफिक सर्जरीज़ आ चुकी है, जिसमें हम क्या कहते हैं, पाँव के ज़रिए जाते हैं, स्टेंट डाल देते हैं, और जो वो एक छोटा-सा क्लॉट आपके शरियानों के अंदर मौजूद होता है, उनको हम वहाँ से निकाल बाहर कर सकते हैं। इसके साथ-साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि फालिज की कोई एग्ज़ैक्ट ट्रीटमेंट नहीं होती। जैसे हमने शुरू में बात की थी कि हमारे जो दिमाग के अंदर जो सेल्स होते हैं, वो कभी भी रीजनरेट नहीं हो सकते। जितना हिस्सा आपका डैमेज हो चुका होता है, वो हो चुका होता है। वो मुकम्मल तौर पे पेशेंट रिकवर कभी नहीं होता फालिज के बाद। हाँ, ये कह सकते हैं कि उसकी जो वीकनेस है थोड़ी बेहतरी आ जाती है फिजियोथेरेपी के ज़रिए। उसको आप रिहैबिलिटेशन दे रहे होते हो बेसिकली। आहिस्ता-आहिस्ता एक्सरसाइज़ के ज़रिए कमज़ोरी में थोड़ी बहुत बेहतरी आ जाती है, बोलने में बेहतरी आने लगती है, विज़न में बेहतरी आने लगती है, लेकिन कभी भी फालिज हो जाने के बाद पेशेंट मुकम्मल तौर पे सही नहीं होता। ये सारी चीज़ें बताने के बाद अगेन हम आपको ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। ये इलाज बताने का मकसद सिर्फ़ ये है कि आपको एक बेसलाइन ट्रीटमेंट पता हो, एक आपके ज़हन में एक बेसलाइन ट्रीटमेंट की एक कॉन्सेप्ट हो कि हमें क्या करना है, जब हम डॉक्टर के पास जाएँगे तो अब हमें वो क्या रिकमेंड करेंगे। इसीलिए आपको हम बार-बार बताते रहते हैं कि आपने कंसल्टेंट के पास जाना है, खुद से कुछ नहीं करना। अगर आपको ये साइन एंड सिम्पटम्स दिखते हैं किसी मरीज़ के अंदर, या आप अगर खुद मरीज़ हैं, तो फ़ौरन डॉक्टर से रिव्यू करें, करीबी डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे ओपिनियन लें। न्यूरोलॉजिस्ट अगर पहुँच में नहीं है, तो जो भी करीबी क्लिनिक है वहाँ जाके फर्स्ट एड ट्रीटमेंट एटलीस्ट लें, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएँ, अपनी शुगर चेक कराएँ और देखें कि क्या मसला है।
डॉक्टर इकरा, हमने जैसे कि बात की है कि इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता। अगर एक दफ़ा हमें फालिज हो जाता है, तो फिर पूरी ज़िंदगी की कहानी है कि हमें इसके जो साइन्स एंड सिम्पटम्स हैं, वो हमें बेयर करना पड़ता है। तो इससे हमें चाहिए कि हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसके एहतियात कैसे की जा सकती है। जी, बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है प्रिवेंशन। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन के ऊपर कि आपने करना क्या है। प्रिवेंशन को हम उसी वे में लेके चलते हैं जहाँ से हमने कॉजेज़ की बात की थी। हमने सबसे आपको पहले आपको बताया था कि जो मेन कॉज़ है ये फ़ालिज करवाने वाली वो क्या है? तो हमने आपको बताया था कि वो है हाई ब्लड प्रेशर। तो प्रिवेंशन में सबसे पहले आएगा ब्लड प्रेशर का कंट्रोल। जी, बिल्कुल, आपको अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करना है, डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपको शुगर है, तो शुगर को भी मॉनिटर करते रहना है। आपको दवाइयाँ लेनी है शुगर की, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेनी है और चेक एंड बैलेंस रखना है कि कहीं आपका शुगर या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ तो नहीं है, जी, बिल्कुल। क्योंकि एहतियात सबसे बेहतर है। और अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो सबसे पहले वज़न को कम करने की कोशिश कीजिए और अल्लाह ना करे आप किसी नशा आवर चीज़ के आदी हैं तो सबसे पहले उसको खुदारा छोड़ दीजिए, अपनी सेहत का ख़्याल रखिए। ये चीज़ें आपको आगे बहुत बड़ी बीमारी की तरफ लेके जा सकती हैं। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है, अगर बढ़ा हुआ नहीं भी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं, तो आपको चाहिए कि आप लोग रेगुलर चेकअप करवाएँ, टेस्ट करवाएँ, कोलेस्ट्रॉल कितना है। अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो आपको चाहिए कि आप एक्सरसाइज़ करें। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज़ जो है, वो है वॉक। ये एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज़ है, लेकिन रोज़ वॉक करने से आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं और उसके साथ-साथ आपका कोलेस्ट्रॉल भी बेहतर रहेगा। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और आपको बहुत सारी इन्फो भी आपने कलेक्ट की होगी। आज के प्रोग्राम को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर देंगे और हमें बताएँगे कि प्रोग्राम कैसा लगा या कोई और टॉपिक पे प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो हमारे ईमेल एड्रेस पे या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि अगर कोई प्रोग्राम देखना चाह रहे हैं या किसी और हवाले से बात करना चाह रहे हैं, कोई अपनी पसंद का टॉपिक देखना चाहते हैं या कोई और बीमारी से रिलेटेड सवाल करना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे और मेरी मीडिया फोकस टीम को और डॉक्टर कपूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।